तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट। देखिए पहला पार्ट है इसमें खगोल की, जिसको हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी में हमारा जो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है ब्रह्मांड, तो जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है कॉस्मॉस भी। ठीक है, तो यूनिवर्स, कॉस्मॉस या ब्रह्मांड क्या है और कैसे इसका उत्पत्ति हुई है वो सब के बारे में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको अगर परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा होगी कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, वहां से लेकर आकाश गंगाओं तक के पूरे समूह को सम्मिलित रूप से हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे, मतलब आकाश गंगाओं से कैसे मिलकर बना हुआ है। तो देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि आकाश गंगा क्या है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि आपने तारों के बारे में सुना होगा, जैसे कि सूर्य भी एक तारा ही है। ठीक है, तो कई सारे तारे मिलकर, ठीक है ना, तारे मिलकर कई सारे तारे मिलकर आकाश का निर्माण करते हैं। अब कितने तारे, तो देखिए 10 की घात 11 तारे, लगभग बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, एग्जैक्ट तो अभी वैज्ञानिक पता ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, लगभग तो 10 की घात 11 तारे मिलकर एक आकाश का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, यानी इतने स्टार मिलकर एक आकाश गंगा या इसको गैलेक्सी कह सकते हैं। ओके, तो इतने सारे तारे मिलकर एक आकाश का निर्माण करते हैं और आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आकाश गंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब कितनी आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में, तो लगभग 10 की घात 10। ठीक है, 10 की घात 10 आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड निर्माण करते हैं। यानी हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं लगभग। ओके, तो इस प्रकार ब्रह्मांड जो है वो आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है और आकाश गंगा तारों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, या अन्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी हुई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड जो मिलकर बना हुआ है आकाश गंगा से, ठीक है ना, कितनी आकाश गंगाओं से, 10 की घात 10, और एक आकाश गंगा कितने तारों से मिलकर बनी हुई है, तो 10 की घात 11 तारों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि आखिर ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे कोई बोले कि कई सारे ब्रह्मांड मिलकर महाब्रह्मांड बनता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तारे तारे मिलकर बनाते हैं आकाश गंगा और वो मिलकर बनाते हैं ब्रह्मांड। ओके, अब तारे क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, आकाश गंगा और क्या होती है इनके बारे में डिटेल से हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये ब्रह्मांड होता है। अब देखिए ब्रह्मांड जो हमारे आसपास इतने बड़े रूप में फैला हुआ है, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए किसी ने देखा तो है नहीं कि उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ब्रह्मांड को बनते हुए देखा हो। तो इस स्टेज पे हम अगर हम बात करें तो केवल कल्पना ही की जा सकती है कि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड बना होगा। ओके, तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी कल्पनाएं दी हैं, अपने सुझाव दिए हैं कि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड बना होगा। जैसे कि हम बात करें कि एक जैसे साम्यावस्था सिद्धांत है। ठीक है, जिसे थॉमस गोल्ड और हर्मन बार्ड ने दिया हुआ है। ठीक है, दोलन का सिद्धांत है, एलन सैंडेल ने दिया हुआ है। महाविस्फोट का सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, जिसे जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार कई सारे सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित दिए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इन सब में सबसे सटीक सिद्धांत किसका माना गया है ना, जो पढ़ाया भी जाता है लोगों को। जो सबसे सटीक सिद्धांत है वह है महाविस्फोट का सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इसे ही हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सबसे सटीक या सबसे सही जो अभी तक समझा पाए हैं वो जॉर्ज लेमेंटियर का ही सिद्धांत है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसी को शुरू करने वाले हैं, है ना, महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। कि हम देखने वाले हैं जाके इसमें क्या था, ऐसा क्या था कि सभी वैज्ञानिकों ने इनको बहुत सपोर्ट किया और कहा कि ठीक है, सही है, जो भी उन्होंने बताया है वो बातें सही है। तो देखिए महाविस्फोट सिद्धांत में आखिर क्या बातें थी, आखिर जॉर्ज लेमेंटियर क्या बोला था। तो देखिए 1894-96 में जॉर्ज लेमेंटियर ने यह सिद्धांत दिया था और जॉर्ज लेमेंटियर बेल्जियम के निवासी थे। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व
ठीक है, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा जो आज आसपास का जो पूरा हमारा जो वातावरण है, ठीक है ना, वैसा नहीं था जैसा कि अभी दिखाई देता है। ठीक है ना, पूरा पूरा जो आसपास का जो वातावरण है, पहले आज से 15 अरब वर्ष पूर्व जो है वो पूरा पूरा एक बिंदु पर समाहित था। ठीक है, देखिए मार्स विस्फोट सिद्धांत है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा सरल तरीका अपनाते हैं। ठीक है, देखिए आपने जो आसपास जो तारे दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, रात को हमें तारे दिखाई देते हैं। अगर हम ये माने कि जो भी तारे हैं, जो भी ग्रह हैं, जो भी चीज जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन सबको अगर हम पास पास लाएं, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना है कि जितने भी तारे हैं उन सबको हम पास पास लेके आते हैं। ठीक है ना, जितने तारे हैं, ग्रह, उन सबको हम पास पास लेके आते हैं। और जब हम पास पास लेके आते हैं, उनको पास पास लाके उसको गोला बना लेना है। ठीक है ना, वो आते हैं पास पास और उसका एक गोला निर्माण हो जाता है। तो अगर हम देखें कि जो हमने गोला बनाया हुआ है, ठीक है, उस गोले के अंदर ही सभी तारे हैं, सभी ग्रह हैं, सभी पिंड हैं। ठीक है, उस गोले के बाहर कोई भी चीज नहीं, ऐसे इमेजिन करना है। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड की हर चीजें उस गोले के अंदर समाहित है। ठीक है, अगर उस गोले को हम और थोड़ा सा कंप्रेस करें और दबाएं, ठीक है, तो एक बहुत ही सघन गोला बन जाएगा। ठीक है, याद रखिए इसी गोले के अंदर सब चीजें हैं, जो आपने इमेजिन किया हुआ है गोला, उसके बाहर एक भी चीज बाहर नहीं है। ओके, तो आपने जिस गोले को इमेजिन किया हुआ है, ठीक है ना, जिस चीज को इमेजिन किया हुआ है, वही अवस्था में, उसी अवस्था में आज से 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा पूरा पूरा ब्रह्मांड था। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा ब्रह्मांड एक गोले में समाहित था, एक बिंदु में समाहित था। ठीक है ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं था। तो हुआ क्या, 15 अरब वर्ष पूर्व ये सब चल रहा था। ठीक है, ऐसा महाविश्व सिद्धांत तक आ गया। फिर कहा गया कि 15 वर्ष पूर्व जब ये पूरा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित था, वह इतना ज्यादा सघन था, इतना ज्यादा वो कठोर था कि वह ज्यादा समय तक स्टेबल कंडीशन में नहीं रह पाया। ठीक है, जो वह बिंदु था वह बहुत ज्यादा सघन होने के कारण, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसमें अंदर गर्मी बढ़ने के कारण उसमें एकदम से विस्फोट हुआ। ठीक है, और विस्फोट कब हुआ था, वो हुआ था 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब उसमें विस्फोट हुआ, तो एकदम से विस्फोट होने पर उसमें जितने भी जो कण थे वो चारों तरफ बिखरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि वह बिंदु ये था। ठीक है ना, मान लेते हैं कि गोला था, पूरा 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 ब्रह्मांड इस बिंदु पर समाहित था। ठीक है ना, आज से 15 वर्ष पूर्व हुआ क्या, अचानक से उसमें विस्फोट हुआ और उसके कण चारों तरफ बिखरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही विस्फोट हुआ, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, याद रखिए क्वेश्चन अगर आता है कि हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो वो भी आपको यही बताना है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, ये मानते हैं। अब जैसे विस्फोट हुआ तो इससे जो पार्टिकल्स हैं, कण है, वो चारों तरफ बिखरना शुरू होता है। ठीक है ना, तो हम चारों तरफ ना लेके हम एक तरफ बता रहे हैं आपको। जो पार्टिकल निकले उनको हमने कहा क्वांटम। तो जैसे ही विस्फोट हुआ, उससे जो कण निकले उनको हमने क्वांटम कण कहा। ठीक है ना, बहुत ही छोटे कण थे, क्वांटम कण कहा। ठीक है ना, वे क्वांटम कण चारों तरफ बिखर गए। अब हुआ क्या कि कई सारे क्वांटम कण आपस में टकरा भी रहते हैं। ठीक है, तो उनके टकराने से जो आपस में टकरा रहते हैं, उनसे बहुत नए पार्टिकल्स बनना शुरू होते हैं, नई चीज बनना शुरू होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम कण के आपस में टकराने से, जुड़ने से इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको पता है कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम, परमाणु, परमाणु में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने कार्बन का नाम सुना होगा। कार्बन जो परमाणु है उसमें 6, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कोई भी परमाणु हो, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह पाए जाते हैं। तो हुआ क्या, जो क्वांटम कण थे वो निकले विस्फोट के बाद, और क्वांटम कण से बने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनके जुड़ने से बना एक परमाणु। ठीक है ना, यानी कि देखिए जो चीज यहाँ हो रही है चारों तरफ हो रही है। ठीक है ना,
यहाँ भी क्वांटम कण बन रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु बन रहा है, मतलब चारों तरफ परमाणु बनना शुरू हो गए थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर ये परमाणु जो बना वो था किसका, ठीक है। तो सबसे पहला जो परमाणु बना वो था हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन जिसका एक परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, और परमाणु भार भी एक। तो याद रखिए सबसे पहला जो परमाणु बना या तत्व बना कह सकते हैं वो हाइड्रोजन था, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मांड में बनने वाला सबसे पहला तत्व कौन सा था, तो ब्रह्मांड में बनने वाला सबसे पहला तत्व जो था वो हाइड्रोजन था, ठीक है। यही पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में, तो उसका आंसर भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया चारों तरफ, ठीक है ना। हाइड्रोजन चारों तरफ बन चुके थे, क्वांटम, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो चारों तरफ, है ना, बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है चारों तरफ बन रहा है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है वो गैसीय अवस्था में होता है ना, हाइड्रोजन एक गैस है। तो हम देखेंगे कि चारों तरफ जो गैस के बादल हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं वो चारों तरफ हमारे बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे। तो हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, यानी जो हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका निर्माण सबसे पहले हुआ। अब होता क्या है, जो भी हाइड्रोजन के परमाणु हैं वे आपस में टकराना शुरू करते हैं, आपस में टकराना शुरू करते हैं, आपस में जुड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयन करना शुरू करते हैं। आपने नाभिकीय संलयन का नाम सुना ही होगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो हाइड्रोजन के आपस में जुड़ने से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हीलियम परमाणु, ठीक है ना। आपने हीलियम परमाणु का नाम सुना होगा, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, भार 4 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आपस में जुड़ने से यानी उनके नाभिकीय संलयन से हीलियम बनता है, ठीक है। हीलियम भी एक गैस है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है उसमें बनता तो है कुछ ना कुछ नया तत्व, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी या कह सकते हैं प्रकाश, ठीक है, लाइट जनरेट होगी यहाँ पे। तो जैसे ही नाभिकीय संलयन हुआ यहाँ पे हीलियम बना और साथ में प्रकाश उत्पन्न हुआ। आप देख सकते हैं कि इससे पहले प्रकाश कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वांटम पार्टिकल बने, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर परमाणु बना जो हाइड्रोजन का था, ठीक है ना। उसके बाद ये नाभिकीय संलयन के बाद हीलियम बन गया। तो हम देख सकते हैं कि पहली बार ब्रह्मांड में प्रकाश उत्पन्न हुआ इतनी ज्यादा मात्रा में। तो अगर हम देखें तो केवल यहाँ बस नहीं हो रहा है, चारों तरफ जहां जहां नाभिकीय संलयन हो रहा होगा वहां वहां ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कई स्थान ऐसे रहे होंगे जहां से प्रकाश उत्पन्न हुआ होगा, और जहां जहां ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा था वहां वहां तारे की उत्पत्ति होना शुरू हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लिंक करके देखते हैं। देखिए आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा ना कि जो सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा इसमें, ठीक है ना। तो आपने ये भी सुना होगा कि जो हाइड्रोजन है सूर्य के अंदर वो हीलियम में बदल जाता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है ना। और जब हाइड्रोजन हीलियम बदलता है तो बहुत सारी ऊर्जा निकालता है, प्रकाश निकालता है बहुत सारा, ठीक है। देखिए सूर्य में इतना सारा प्रकाश, गर्मी कहाँ से आ रही है, सूर्य में गर्मी आ रही है, प्रकाश आ रहा है हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने के कारण, ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सूर्य है, सूर्य में भी कहीं ना कहीं जो ऊर्जा का जो मतलब पूरा साधन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब देखिए सूर्य भी तो एक तारा ही है ना, ठीक है। तो सूर्य एक तारा है, तो इस तारे में क्या हो रहा है, सूर्य में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम बदल रहा है, प्रकाश जनरेट हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हीलियम बदल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि तारा कैसे बना, ठीक है ना। तो तारे की उत्पत्ति भी हमने समझ ली यहाँ पे कि आखिर तारा कैसे बना होगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ शुरू किया था हमने, यहाँ से विस्फोट से। विस्फोट हुआ, क्वांटम पार्टिकल बने, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु ये सब बने। अच्छा देखिए अगर किसी को क्वांटम समझ में आए क्वांटम पार्टिकल क्या होता है, तो देखिए वह छोटा से छोटा कण, ठीक है, वह छोटा से छोटा कण जिसके बारे में अभी तक इंसान जान पाया, ठीक है,
वह छोटा छोटा कण जिसके बारे में अभी तक इंसान जान पाया वो क्वांटम कह सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा कह सकते हैं मेसॉन पार्टिकल्स भी हैं, गॉड पार्टिकल वगैरह भी है, ठीक है ना, जिसके बारे में लोग पता कर रहे हैं ना, बताया गया है। तो क्वांटम पार्टिकल जो है उनसे मिलकर बनते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर परमाणु बना जो हाइड्रोजन का था, फिर इससे हीलियम बना नाभिकीय संलयन के द्वारा, प्रकाश उत्पन्न हुआ। जहां जहां प्रकाश उत्पन्न हुआ वहां वहां तारे का निर्माण हुआ, ठीक है ना, और पूरे ब्रह्मांड में कई सारे तारे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में तारे कैसे बनना शुरू होते। अब आपने पढ़ा है, आपने मैंने पहले बताया था कि जो तारे हैं उनसे मिल क्या बनती है आकाशगंगा, और आकाशगंगा से मिल क्या बनता है ब्रह्मांड बनता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ विस्फोट शुरू किया हमने और करते करते हम वापस ब्रह्मांड तक आ गए, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई वो हमने देखा। ब्रह्मांड आकाश में मिलकर बनता है, ये बनता है तारे से, और तारे कैसे बनते हैं वो हमने पूरा पढ़ा, ठीक है। तो जो हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी है, यही पूरा जो सिद्धांत है वो कहलाता है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, और इसे दिया था जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है ना। हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओके। सो ये था पूरा आज का लेक्चर, ओके। जो भी आपका क्वेश्चन हो या जो भी आपका क्वेरी हो वो आप कमेंट पे कर दीजिएगा, ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में, तारे के बारे में, है ना, कितने प्रकार की आकाशगंगा होती हैं, तारे क्या होते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, वो सब, ठीक है ना। बहुत कुछ तो आप इस वीडियो में ही आखिर पढ़ ही चुके हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।